थैंक यू विवान, थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू तरुण जी। ओके, आई होप मैं विजिबल हूँ और क्लियरली ऑडिबल हूँ, लाउड एंड क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे। फर्स्ट क्या, आज हम एक ही टॉपिक पे शुरू करेंगे, उसी पे एंड करेंगे, दैट इज एनएफटीज। तो एनएफटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और थैंक्स बोलूँगा प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स का भी, क्रिएटर्स के क्रिएटर्स का भी मैं थैंक्स बोलूँगा, फाउंडर्स का, टीम का, सबका थैंक्स जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप किया कि हम सब आपस में यहाँ पे इकट्ठे ज्वाइंट हैं और इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, एंड आई शुड स्टार्ट फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन प्लीज। तो आई एम हियर अगेन, आई एम अमित मदान, a marketing strategist by profession with 19 years of industry experience and over 200 renowned brands in my bouquet of clients. उन ब्रांड्स में टाटा है, रिलायंस है, मर्सिडीज है, आदित्य बिरला ग्रुप है, बिग बाजार है, काफ़ी हैं, मतलब 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं हमारी लिस्ट में, और मैं इन सबका क्लाइंट्स का भी थैंक्स अदा करता हूँ मेरे साथ जुड़ने का और बने रहने का। And currently I'm working on blockchain technology to integrate it with the various aspects of my core subject, which is marketing. I'm a certified metaverse expert and a member of Blockchain Council, United States of America. So this is all about my information. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन का ही एक टॉपिक जिसका नाम है NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से वाकिफ हैं उनको पता है ब्लॉकचेन का भी और क्रिप्टो करेंसी का भी और एनएफटी के बेसिक्स का भी। अर्जुन जी बोल रहे हैं टू मेक एनएफटीज डू यू हैव टू बी अ कोडर? नो, नहीं अर्जुन जी, बिल्कुल नहीं। एनएफटी बनाने के लिए आपको कोडर होना जरूरी नहीं है, रादर आपको लोग बोलते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी है, मैं वो भी बोलता हूँ आपका ग्राफिक डिजाइनर होना भी जरूरी नहीं है। एनएफटी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगा कि एनएफटी बनाने के लिए असल में आपका कुछ भी होना जरूरी नहीं है। एक फ्रेशर भी अगर आप हो, अगर आपने +2 भी अभी पास आउट किया है, 10th भी पास आउट किया है जनरली, तो मैं बोलूंगा कि आप एनएफटी बना सकते हो। आपको सिर्फ एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकलिटीज कुछ पता होनी चाहिए, आपको क्रिप्टो का बेस पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन का बेसिक्स पता होना चाहिए, ज्यादा आपको डिटेल पता करने की जरूरत नहीं है उसके लिए भी। बहुत इजी है, आज आपको टिल द एंड ऑफ दिस सेशन पता चल जाएगा कि कितना इजी है एक एनएफटी क्रिएट करना। क्रिएटिंग को हम मिंटिंग भी बोलते हैं, इसीलिए हमारा टॉपिक भी आज का क्या है, डोंट बाय एनएफटीज, मिंट योर ओन इंस्टेड। अपनी एनएफटी क्रिएट कीजिए रादर देन दूसरों की बाय करना है। दूसरों की बाय करेंगे तो एक तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, दूसरा उनको बेचने के लिए फिर जद्दोजहद करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपनी एनएफटी क्रिएट की होगी तो जस्ट आपको हो सकता है एक छोटी सी गैस फी पे करनी पड़ेगी, विच इज नॉट मच, लेकिन आपकी खुद की एनएफटी रहेगी। और अगर आप सही वे से उसको क्रिएट कर देते हो एज पर माई इंस्ट्रक्शंस, रादर गाइडेंस जो भी मैं आपको बोलूंगा आज, इसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में होनी चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। एनएफटीज क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। जिनको एनएफटी पता है वो थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, बाकी समझ लीजिए क्या है एनएफटीज। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स आपको तभी पता चल सकते हैं जब आपको पता होगा कि फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। फंजिबल और नॉन फंजिबल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फंजिबल क्या है, जब आपके पास कोई एक चीज कॉमन हो और वो कॉमन चीज तकरीबन सभी यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपके पास एक गाड़ी है, लेट्स से उस गाड़ी का नाम है कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, मर्सिडीज की बात करते हैं, चलो मेरी फेवरेट कार है, तो मर्सिडीज है आपके पास, ई क्लास है लेट्स से। तो ई क्लास मर्सिडीज आपके पास अगर है तो वो कितने जनों के और पास है? वो एक, चाहे वो कॉमनली परचेज नहीं है,
लेकिन कंपनी तो उस चीज को बना रही है ना कॉमनली। तो एक ई क्लास मर्सिडीज जो मेरे पास है, अगर मैं सेम मॉडल, सेम मेक, सारी चीजें सेम हो, प्राइस भी उसका सेम हो, मैं किसी दूसरे से एक्सचेंज करूं, अपार्ट फ्रॉम द सेंटिमेंटल वैल्यू, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर हम कॉमन चीज यूज कर रहे हैं, एक इससे भी इजी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, मैं कुछ चेंज करना चाहता था आज, लेकिन लास्ट वाली एग्जांपल भी ज्यादा एक्यूरेट है वैसे, कि अगर एक 100 का नोट सबके पास है और मैं बोलता हूं मेरा 100 का नोट मैं आपसे एक्सचेंज कर लूं, तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वही नोट, अगर कोई 100 रुपए की चीज मुझे खरीदनी है तो मैं उसी 100 के नोट के साथ खरीद सकता हूं, जो मैं अपने नोट के साथ खरीद सकता हूं। आपसे अगर एक्सचेंज भी कर लिया है तो भी वही वैल्यू है। तो इसको हम बोलेंगे फंजिबल टोकन। दिस इज अ फंजिबल आइटम, दिस इज अ फंजिबल करेंसी, जिसको अगर हम एक्सचेंज भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ऑन द अदर साइड, अगर मैं उसी 100 के नोट के ऊपर एक वैल्यू ऐड कर दूं साथ में, 100 का नोट वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू अगर ऐसी ऐड हो गई कि वो 100 का नोट मेरे दादाजी ने दिया था मुझे गिफ्ट, मेरे परदादाजी ने दिया था, तो उसके साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू ऐड हो गई। अब मेरी मर्जी है कि मैं उस 100 के नोट को, अगर वैल्यू, निशान जी पूछ रहे हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फंजिबल टोकन्स, तो निशान जी मैं वही बता रहा हूं, आप इस चीज को समझिए, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं कि फंजिबल टोकन की एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज जो कॉमन है, जो उसी वैल्यू की है जिस वैल्यू की बाकी चीजें भी हैं। मैंने आपको पहले कार की एग्जांपल दी, अब मैं नोट्स की एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज ले लो, इवन कि मैं क्रिप्टो करेंसी की भी अगर बात करूं, तो एक बिटकॉइन जो मेरे पास है, लेट से वही सेम आपके पास भी है, तो अगर हम दोनों अपना बिटकॉइन एक्सचेंज कर लेते हैं तो कोई फर्क ना आपको पड़ेगा ना मेरे को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फंजिबल टोकन है, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा अगर हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं। राइट, these are three examples of fungible tokens। तो कोई भी ऐसी एग्जांपल आप चूज कर सकते हो जो कॉमन चीज हो, जिसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, अगर हम एक्सचेंज भी कर लें उसको तो वो फंजिबल है। लेकिन नॉन फंजिबल क्या है कि अगर हमारे पास फंजिबिलिटी के साथ साथ उसके ऊपर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, उस ऐसी वैल्यू ऐड हो जाए जो उसको नॉन फंजिबल बना दे, तो उसको हम नॉन फंजिबल टोकन बोलेंगे। कैसे नॉन फंजिबल बना दे वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल वही कंसिडर करते हैं 100 के नोट की, लेकिन 100 का नोट अगर मेरे दादाजी ने या मेरे पर दादाजी ने साइन किया था और मुझे पकड़ा दिया था कि भैया ये 100 का नोट अपने पास रखना, ये मेरा आशीर्वाद बन के आपके साथ रहेगा, तो मेरे पास उसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच है। अब मेरी मर्जी है मैं उसको बेचना चाहूं या ना बेचना चाहूं। अब कोई सोचे कि यार ये इसके दादाजी ने किया था, मेरे दादाजी थोड़ी थे, मेरे लिए तो उसकी वैल्यू 100 ही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि उसी 100 के नोट के ऊपर मेरे पास जो है, लेट्स से आपके किसी फेवरेट सेलिब्रिटी के साइंस हैं, सिग्नेचर हैं, लेट्स से अमिताभ बच्चन साहब बहुत सारे लोगों के फेवरेट रहते हैं, तो उनके सिग्नेचर नोट मेरे पास है 100 का, और वो मैं बोलूं कि अब मैं इस 100 रुपए के नोट को 1 करोड़ का बेचना चाहता हूं, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ गिनी जाएगी, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू 1 करोड़ लगा दी है। What NFTs are you looking to buy right now? I'm not trying to buy any NFTs, Abhinav ji. I'm trying to make you learn about how to create a new NFT, how to mint an NFT. NFT अभी आपने किसी की नहीं खरीदनी इस सेशन में, आपने अपनी NFT कैसे क्रिएट करनी, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो समझ लीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। तो फंजिबल और नॉन फंजिबल में आपको अंतर समझ लग गया आई थिंक। जो वैल्यू एडिड हमने कोई चीज बना दी और उसको दाम अपनी मर्जी से रख दिया। बिटकॉइन आज अगर उसकी वैल्यू लेट से अप्रोक्सीमेटली 35 लाख की है एक बिटकॉइन की वैल्यू, तो मैंने आज एक एनएफटी क्रिएट कर दी और उसकी वैल्यू मैंने 1 करोड़ रख दी, तो बिटकॉइन से भी ज्यादा हो सकती है। मेरी मर्जी है मैंने उसको 99 लाख का बेचना या नहीं बेचना। तो वो है नॉन फंजिबल टोकन। उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए, उसकी यूनिकनेस मेंटेन रहनी चाहिए ताकि उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म आर यू मिंटिंग एनएफटीज? किसी पे भी कर सकते हो डेफिनेटली। आपने ओपन सी बोला है तो हम ओपन सी पे करके देख लेते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, रेरेबल भी है, ओपन सी है, मिंटेबल है,
देन सोल सी है, तो हम ओपन सी पे करते हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, रादर द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म। आज की डेट में ओपन सी ही गिना जाता है, तो हम ओपन सी पे ही करेंगे। तो हम अभी पहले समझ लिए कि एनएफटी का मतलब क्या है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो दैट इज अ फंजिबल टोकन, लेकिन एनएफटीज क्या हैं, जो बनती तो क्रिप्टो करेंसीज के मेलजोल के साथ ही हैं, लेकिन स्टिल वो नॉन फंजिबल रहती हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो हमने जान लिया कि एनएफटीज क्या है। अब एनएफटी का हम ताल्लुक समझते हैं कि इस यूनिवर्स में क्या है। वेब थ्री आपको पता होगा, वेब 2.0 से हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, एंड वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विच इज द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड मतलब जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं है किसी की चीज के ऊपर, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां पे कोई भी, चाहे एप्लीकेशन है चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, that is not being controlled by any authority, by any individual or by any government। वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली कंट्रोल हो रहा है, वो पब्लिक के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता, वो नेचुरल कंट्रोल के अंदर रहेगा, विच इज द नीड ऑफ द आवर। वो आज की नीड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं जो कि डिस्टर्ब होते हैं सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के कारण, और वेब 3 उस डिस्टर्बेंस को दूर करने आ रहा है, उस फ्लॉ को दूर करने आ रहा है, एक सोल्यूशन लेके आ रहा है हमारे पास, डिसेंट्रलाइजेशन का सोल्यूशन। एनएफटी भी उसी के ऊपर आधारित है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एनएफटी में समझने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वेब 3 में एनएफटी का क्या यूज है, किस तरह से हम एनएफटी को यूज कर सकेंगे, वैल्यू क्या है एनएफटी की। ऐसे तो नहीं एनएफटी बेची जा रहे, खरीदी जा रहे लोग, उसका कोई यूज केस तो होगा, उसकी कोई वैल्यू तो होगी, जिसके कारण लोग एनएफटी कर रहे हैं, लोग बिलियनर बन रहे हैं, लोग मिलियनर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, आइए उस वैल्यू को समझते हैं। यूज केसेस ऑफ एनएफटीज, हाउ एनएफटी इज नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स, जिसको हम मेटावर्स का नाम भी दे रहे हैं आज की दुनिया में। मेटावर्स, आपने लास्ट मेरे टॉपिक में जाना था कि अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल वर्ल्ड, एक अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल यूनिवर्स, एक नया यूनिवर्स बन रहा है जिसको हम मेटावर्स बोल रहे हैं। मेटा मीन्स बियॉन्ड, वर्स मतलब इट इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, तो मेटावर्स मतलब बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, बियॉन्ड दिस रियल यूनिवर्स, व्हाट इज देयर इज मेटावर्स। बियॉन्ड दिस यूनिवर्स इज अ न्यू यूनिवर्स विच इज अ यूनिवर्स ऑफ मेटावर्स। तो मेटावर्स में एनएफटी का क्या यूज है, व्हाट इज द एडॉप्शन ऑफ एनएफटीज इन इंडिया। डेफिनेटली देखिए, अगर हम रोहन जी बात करें मेटावर्स की, तो दैट इज नॉट कंस्ट्रेंट टू इंडिया ओनली। हम सिर्फ इंडिया पे ही क्यों कंस्ट्रेंट रह जाते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की जा रही है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी हो रही है। आप आज अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली। आप यहाँ पे बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड कुछ भी खोल सकते हो जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो आर रीच इज बीइंग टिल ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबली रीच कर रहे हैं अपनी, तो हम कंस्ट्रेंट क्यों कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ अपने आप को। नो डाउट वी आर इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हम इंडिया में रह के अपने मेटावर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा हक है, वो हमारी काबिलियत है। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझें कि व्हाट इज द एडॉप्शन इन इंडिया, तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो किसी भी और कंट्री की है, तो वर्ल्ड ऑफ वेब 3 इज नॉट कंस्ट्रेंट टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी, एनएफटी इज अ ग्लोबल थिंग विच इज मेंट टू बी द ग्लोबल। तो हम ग्लोबलाइजेशन में आ रहे हैं, तो उसमें इंडिया का कंस्ट्रेंट ना लगाएं उसके ऊपर, तो एनएफटी हम बनाने लगे हैं ग्लोबल एनएफटी। ये भाई ऐसे वर्ड्स बंद कीजिए, हम यहाँ पे एक लर्निंग सेशन ले रहे हैं। वाजा हेड जी कौन है पता नहीं। व्हाट इज द एडॉप्शन ऑफ एनएफटी, राइट। तो अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एनएफटीज का यूज केस क्या है। यूज केस ऑफ एनएफटी इज कि हम कैसे एनएफटीज को यूज कर सकते हैं। यूज केस इसी को बोलते हैं टेक्निकल वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ टेकीज में। यूज केस क्या है कि किसी भी चीज को
किस तरह से यूज किया जा सकता है, दैट इज यूज केस। तो एनएफटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्यों ये इतनी ज्यादा एग्जिस्टेंस में आ रही है, क्यों हर बंदे के मुंह पे एनएफटी एनएफटी चढ़ा हुआ है, तो उसके यूज केसेस क्या है। मेटावर्स में जैसे कि रियल वर्ल्ड में आज हर एक ऑब्जेक्ट का यूज केस हमारे सामने है, तभी वो ऑब्जेक्ट बनता है। आज अगर हम सामने मेरे लैपटॉप है, लैपटॉप का यूज केस क्या है, मैं टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज लैपटॉप में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इस माइक जो मेरे सामने पड़ा है, इसका यूज केस है कि मैं इससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ आपके साथ। माउस के साथ मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, यूजर इंटरफेस में इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो हर एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का एक यूज केस है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है इस यूनिवर्स में, इन द यूनिवर्स ऑफ दिस फिजिकल यूनिवर्स। इसी तरह से मेटावर्स भी काइंड ऑफ फिजिकल यूनिवर्स की कम से कम कॉपी तो होने वाला है, और उसके अलावा भी उसमें और ऐसी चीजें आ सकती हैं जो कि बियॉन्ड दिस फिजिकल यूनिवर्स हो सकती हैं। व्हेन मेकिंग एन एनएफटी, हाउ टू मेक द आर्ट। सर अर्जुन जी सब कुछ पता चलेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज को। लेट्स फिनिश दिस टॉपिक इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, आपको सब पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यूज केसेस की सिर्फ। तो यूज केस क्या है एनएफटीज के। पहला यूज केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएफटी का, वो है द यूज केस ऑफ, जैसा कि अभी अर्जुन जी बोल रहे हैं तो हम उसी पे पहले आते हैं, यूज केस ऑफ आर्ट। आप समझते हो कि एनएफटी में अगर आर्ट बनाई जाए, कोई आर्टिस्ट है वो एक पेंटिंग क्रिएट करता है, तो उस पेंटिंग की एनएफटी कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। एनएफटी का ब्लॉकचेन के अंदर जो यूज केस है वो इसलिए सबसे बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन है, ये समझ लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं। और डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वंस एनीथिंग इज रजिस्टर्ड ओवर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर आपके नाम से एक ब्लॉक ऐड हो गया है या उस ब्लॉक का एक छोटा सा डेटा भी ऐड हो गया आपके नाम पे, तो उसको दुनिया का कोई भी 30 मार्खा भी चेंज नहीं कर सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी की। तो एनएफटी जब हम बनाते हैं, आज अगर मान लो पायरेसी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। कोई भी चीज दिक्कत में तब आती है जब उसकी कॉपी होना शुरू हो जाती है, चाहे वो हमारे सॉन्ग्स हैं, चाहे वो हमारी मूवीज हैं, चाहे वो कोई भी आर्ट है, चाहे वो कोई लोगो ही क्यों ना हो। आप देखते हो इंटरनेट के ऊपर अलग अलग चीजें अलग अलग तरीकों से कॉपी होनी शुरू हो जाती हैं। तो एनएफटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू दोज थिंग्स, दोज पायरेसीज। ये जितनी भी पायरेसीज हो रही हैं, इसका बेस्ट सॉल्यूशन आउट क्या है, एनएफटी। तो सबसे पहले हम आर्ट की अगर बात करें, मान लो आज अगर किसी के पास एक बेस्ट आर्ट है, यूनिक आर्ट है, मान लो मोनालिसा का एक पेंटिंग है, वो मोनालिसा का पेंटिंग अगर किसी के पास पड़ा है, तो आज वो समझता है यार क्या है अगर मेरे पास पड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है, मैं क्या करूं इसका, इतनी महंगी अगर मैंने खरीद भी ली कोई आइटम, तो सिर्फ मुझे सेटिस्फाई कर रही है कि मेरे पास पड़ी है, फॉर माई ओन मेंटल सेटिस्फेक्शन। लेकिन वो मार्केट में कॉपी हो रही है। कॉपी कहाँ से हो रही है, इंटरनेट पे देखो आप, अभी मोनालिसा आर्ट लिखोगे, करोड़ों पेंटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी जो कॉपीड है, सिंगल एक भी नहीं आएगी जो बेचारे, जिसके पास असली पड़ी होगी वो बेचारे ने डाली भी ना हो इंटरनेट पे चाहे, लेकिन बाकी जिनके पास पड़ी भी नहीं हुई वो डाल देंगे वहां पे। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एनएफटी से जिसके पास ओरिजिनल पेंटिंग पड़ी है मोनालिसा की, वो अपना राइट ऑथोराइज्ड वे से रख सकता है कि दिस इज द ओनली एंड वन पेंटिंग जो मेरे पास पड़ी है, किसी और के पास नहीं है। चेक करना है तो मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर, ये ब्लॉक के अंदर मेरा डेटा है, चेक कर सकते हो। उसको कोई चैलेंज नहीं है, मीन इट, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। When making an NFT, how to make the art? Definitely, is there anything different? हाँ जी, डिफरेंट बहुत कुछ है जी, सुनिए आगे, अर्जुन जी आगे सुनी जाए, बड़ा कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो मैंने अभी सिर्फ आर्ट का केस बताया जो आपने पूछा था, सबसे पहले इसीलिए बताया कि आपको लगे ना कि मेरा टॉपिक रह गया। अभी मैं आर्ट के अलावा और भी बताने लगा हूं, इसके और यूज केसेस क्या है एनएफटीज के। अपार्ट फ्रॉम द आर्ट, अगर हम कोई भी चीज यूनिकनेस की बात करें, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है मेरे पास यूनिक पड़ी है, नॉट ओनली आर्ट,
कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज पड़ी है जो एक ऐसी शख्सियत ने साइन की हुई है, नॉट ओनली साइन, यूज की हुई है। लेट्स से आप कहते हो मेरे पास एक ऐसी चिट्ठी पड़ी है जो भगत सिंह जी के हाथ लगे हुए उसके ऊपर, आप उसको एनएफटी बना सकते हो। आप कहते हो मेरे पास एक ऐसा यूनिक कॉइन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, आप उसको एनएफटी बना सकते हो। एनी फिजिकल थिंग आप एनएफटी बना सकते हो उसकी, एनी डिजिटल थिंग आप उसकी एनएफटी बना सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए, वो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन, और कोई नहीं होनी चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन कि उसकी यूनिकनेस बरकरार रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मेटावर्स में इसका क्या मायने है। मेटावर्स में सबसे पहले हमने बात की आर्ट की। आर्ट में आप कहते हो कि इसका पेंटिंग तो मैंने बनानी, आर्ट मैंने दे दिया, लेकिन आर्ट का यूज केस क्या है, मेटावर्स में कैसे यूज होगा। तो लेट्स से मेटावर्स आपको पता है कि उसमें हर वो चीज जो फिजिकल यूनिवर्स में है मेटावर्स में भी वैसे ही बनने वाली। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपना एक ऑफिस क्रिएट करना है मेटावर्स में। आने वाले टाइम पे आप अपनी वर्चुअल स्पेस मेटावर्स में बना सकते हो कि मैंने अपने फिजिकल ऑफिस में कहाँ से किसको बुलाऊंगा। भाई मेरा कोई यूएस में क्लाइंट बैठा हुआ है तो मैं यूएस वाले क्लाइंट को ये नहीं बोल सकता कि सर घंटे में मेरे ऑफिस में पहुंचो, मुझे मीटिंग करनी है आपके साथ। ज्यादा से ज्यादा मैं जूम मीटिंग कर सकता हूँ। लेकिन मेटावर्स के टाइम पे ये हो रहा है कि अगर मैंने अपनी मेटावर्स स्पेस वर्चुअली कहीं पे परचेज कर ली है, लैंड बाय कर ली है, मेटावर्स लैंड, आपने मेटावर्स लैंड भी सुनी होगी, वो भी एनएफटी की फॉर्म में ही जाती है। अगर मैं आज मेटावर्स लैंड लेना चाहता हूं तो मुझे वो एनएफटी की फॉर्म में परचेज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मैं ले सकता, एनएफटी की फॉर्म में ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि एनएफटी की फॉर्म में उसका एरिया, उसकी सारे एट्रीब्यूट्स फीड हो जाएंगे ब्लॉकचेन के अंदर कि ये पर्टिकुलर एरिया मेरा है और किसी का नहीं है इस पर्टिकुलर मेटावर्स में। और इसी चीज का यूज केस हम ब्लॉकचेन के साथ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल लैंड, अगर फिजिकल लैंड भी रजिस्ट्री कराते हैं आज की डेट में, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन हमारी ब्लॉकचेन के अंदर होनी शुरू हो जाए तो ऐसी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी कि हम बोले मेरे लैंड पे किसी ने कब्जा कर लिया जी। कैसे कर सकता है जब ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी लैंड खुलेआम बोल रही होगी कि ये आपके नाम की लैंड है। तो अनदर थिंग, हम अपने टॉपिक से ना भटक जाएं, इसलिए वापस आते हैं मेटावर्स में। तो मेटावर्स की लैंड भी हम एनएफटी की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उस लैंड के ऊपर अगर मैंने लैंड परचेज की तो क्यों की। डेफिनेटली मैंने उसका कोई यूज केस सोचा होगा कि उस लैंड के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ। खेलूंगा सिर्फ, तो डेफिनेटली खेलना भी हो तो वो भी एक यूज केस है। लेकिन मैं एक बड़ा टेक्निकल प्रैक्टिकल सा यूज केस डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अपना ऑफिस क्रिएट किया मेटावर्स लैंड के ऊपर और मैं चाहता हूं कि अब मेरी मीटिंग्स मेरे इस ऑफिस में ना होके, मैं अभी आपको बोलूं मेरे इस ऑफिस में आ जाओ, आप नहीं आ पाओगे। लेकिन अभी मैं बोलूं कि मैंने मेटावर्स में अपना ऑफिस क्रिएट कर दिया है, प्लीज लॉग इन टू मेटावर्स, और अभी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप मेरे मेटावर्स या वर्चुअल ऑफिस में पहुंच जाओगे। अब उस वर्चुअल ऑफिस में सारी वही चीजें पड़ी होंगी जो मेरे फिजिकल ऑफिस में पड़ी होंगी। ये टेबल, ये चेयर, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये स्क्रीन, ये टीवी स्क्रीन, सोफा, सब कुछ एज इट इज। और हाँ, अब बताइए एक वर्चुअल ऑफिस में, लेट्स कम्युनिकेट टुगेदर, क्या क्या और चीजें हो सकती हैं जो आप सोचते हो। एक वर्चुअल ऑफिस में क्या क्या पड़ा होना चाहिए। मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं, प्लीज गिव मी योर आंसर्स, मुझे पता चले आप मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो कि नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बुक्स, वेरी गुड अर्जुन जी। एनीवन एल्स? एक ऑफिस में डेफिनेटली बुक्स पड़ी होनी चाहिए। पीपल, डेफिनेटली पीपल भी तभी आएंगे जब मैंने कुछ रखा होगा वहां पे और डेफिनेटली पीपल सबसे जरूरी है। दायरे, टैबलेट्स, टेबल, सॉरी मैं क्या टैबलेट, शायद दायरे भाई बीमार लग रहे हैं जो बात कर रहे हैं। टैबलेट्स पड़ी होनी चाहिए खाने के लिए सॉरी दायरे भाई। मीरा, रूम्स, राइट, मेरे ऑफिस में रूम्स होने चाहिए मेरे स्टाफ के बैठने के लिए भी डेफिनेटली। चेयर, टेबल, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बहुत सारी टॉयलेट्स भी, डेफिनेटली टॉयलेट्स भी होने चाहिए। लेकिन वैसे टॉयलेट का यूज केस इतना नहीं होगा क्योंकि भाई ये नेचर कॉल है। नेचर कॉल में अल्टीमेटली मेटावर्स में नहीं जा पाऊंगा, अपने ऑफिस में जा पाऊंगा गुड टू नो यार। ग्राफिक टैबलेट्स, गुड, माइक, कैमरा। और आर्ट की अगर बात करें तो जैसे मेरे ऑफिस में अभी ये पेंटिंग लगी है,
इसी तरह तकरीबन सभी ने एक एक दो दो पेंटिंग्स तो अपने ऑफिस में कोई ना कोई लगाई होती है, या कुछ ऐसा आर्ट वर्क लगाया होता है जो आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, कैची चीजें लगाई होंगी। तो आर्ट का यूज केस एक ये भी है कि वो आर्ट जो आपने परचेज करा हुआ है एनएफटी की फॉर्म में, उस आर्ट को आप अपने वर्चुअल ऑफिस में बैक पे लगा सकते हो। जब वर्चुअल ऑफिस में आपसे कोई मिलने आ रहा है तो उसको वो चीजें दिखेंगी अपने सराउंडिंग में कि ये क्या है, ये मैंने एनएफटी परचेज किया हुआ है इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर, ये वन ऑफ द यूनिक एनएफटीज है, वन ऑफ द नहीं, दिस इज द ओनली यूनिक एनएफटी जो मैंने परचेज किया है, वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप अपनी एनएफटी की वैल्यू बता सकते हो। इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल ऑल्सो कि अगर मेरे पास कोई चीज पड़ी है वन एंड ओनली, तो मेरा स्टेटस है एक कि मैं ऐसी चीजें ऑक्शन में खरीदता हूं जो मेरे को शौक है, मैं अपनी शौक के लिए पैसा नहीं देखता, तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल ऑल्सो। तो इस तरह से आर्ट का एक यूज केस है। दूसरी चीजें ये है कि अगर हम गेमिफाई की बात करें, गेमिफाई आपने वर्ड सुना होगा। आज की डेट में कोई भी चीज अगर बन रही है मेटावर्स में या ब्लॉकचेन में या वेब 3.0 में, तो हर चीज को गेमिफाई करने की होड़ चली हुई है। गेमिफाई क्यों करते हैं? गेमिफाई करने का मतलब ये है कि हम हर चीज में कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग डालें, कुछ इन्वॉल्वमेंट डालें, कुछ एंगेजमेंट डालें, ताकि लोगों में उसको यूज करने का क्रेज बना रहे। अब गेमिफाई के साथ साथ गेम प्लस फाई, इसका मतलब समझिए। गेमिफाई का मतलब है गेमिंग प्लस फाइनेंस। गेम और फाइनेंस को दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। आप गेम खेलते खेलते फाइनेंशियल में इन्वॉल्व हो रहे हो, पैसा कमा रहे हो साथ में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गेमिफाई। प्रोजेक्ट सारे गेमिफाई हो रहे हैं मेटावर्स में। हर बंदा चाहता है कि मेरे को इस वे से मेरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ जाए कि बंदे को साथ में कुछ इनकम भी जनरेट हो। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा प्ले टू अर्न का। प्ले टू अर्न गेम्स आजकल, इवन ये तो गेम्स है सिर्फ, प्ले टू अर्न वो तो एक्चुअल में गेम्स हैं और उसमें भी अर्निंग हो रही। पहले होता था गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए प्ले की जाती थी, आज की डेट में गेम्स अर्निंग के लिए प्ले कर रहे हैं लोग, बच्चे भी कर रहे हैं। ऐसे आप इंटरनेट में सर्च करके देखिए, गूगल एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे पता चलेगा आपको छोटे छोटे 8-8, 9-9 साल के बच्चे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जबकि मैं रेकमेंड नहीं करता कि इतने छोटे छोटे बच्चे कमाई में पड़ जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, प्ले टू अर्न गेम्स हैं। अब वो प्ले टू अर्न गेम का कॉन्सेप्ट क्या है? प्ले टू अर्न गेम्स का कॉन्सेप्ट है कि आप गेम प्ले करते हो, आप उसमें ऑब्जेक्ट्स अर्न करते हो। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? अगेन इन द फॉर्म ऑफ एनएफटीज। आप कंपैरिजन कीजिए हमारी पिछली गेम वेब 2.0 गेम्स, जो आज की डेट में भी आप काफी लोग खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, बड़ा वो आजकल चलती है गेम्स, क्या नाम है उसका, अरे उसका नाम बोलो यार, यहाँ पे लिखो, टाइप करो, जो सारे बच्चे आज की डेट में खेलने लगे होते हैं, पबजी। एग्जैक्टली, थैंक यू वंशी। तो पबजी एक ऐसी गेम है जिसको लोग खेलते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट गेमिफाई का है, लेकिन वो एक्चुअल वेब 3 गेम नहीं है अभी की। अभी क्या होता है, अभी आज की डेट में जो वेब 3 गेम्स हैं उसमें कोई भी कैरेक्टर्स है या कोई पावर्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एनएफटी परचेज करने पड़ते हैं। जब उस ऑब्जेक्ट से आप कुछ और नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग, रीजनरेटिंग एनएफटीज बोलते हैं उनको। एक एनएफटी से जनरेट हो रही हैं और ज्यादा एनएफटीज, उनको बोलते हैं रीजनरेटिंग एनएफटीज। अब जनरेटिंग एनएफटीज जब बन रही हैं तो आप उन एनएफटीज को भी बेच सकते हो, अपनी एनएफटी को भी बेच सकते हो। आज आपने एक एनएफटी किसी गेम में यूटिलाइज की और उससे काफी चीजें और कमा ली, काफी ऑब्जेक्ट्स अर्न कर लिए, एक उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि मैंने इस एनएफटी से 5 लाख रुपए कमाए, तो डेफिनेटली सामने वाले को लगेगा कि इसने 5 लाख कमाए तो मैं भी 5 लाख कमा सकता हूँ, तो वो उसकी वैल्यू डालेगा, भाई मैं इसको 6 लाख में लेता हूँ आपसे, तो एनएफटी बिक जाएगी। हो सकता है वो आपने एनएफटी खुद क्रिएट करी हो सकता है वो एनएफटी आपने ली 5 रुपए में हो सिर्फ। तो ये बहुत सारे यूज केसेस है, कैसे गेम में आप एनएफटी यूज कर सकते हो, इसको थोड़ा कंक्लूजन में कर रहा हूँ इस चीज का भी। लेट से एक गेम बनी गेम है, एक फाइटिंग गेम है। अब उस फाइटिंग गेम में गन्स बन रही हैं, प्लेन्स बन रहे हैं, पावर्स बन रही हैं अलग अलग। तो उन पावर्स को द मोमेंट द गेम हैज बीन लॉन्च्ड, प्री लॉन्चिंग पे आपको वो एनएफटी बेची जाती है। कोई भी नई गेम आज की डेट में अगर लॉन्च होती है
तो उस गेम में पहले उसका व्हाइट पेपर्स बताए जाते हैं कि इस गेम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस गेम का इकोसिस्टम क्या है, कैसे इस गेम में एनएफटीज बिकेंगी, कैसे उस गेम में एनएफटीज यूज होंगी, कैसे उस गेम में एनएफटी पैसा कमा के देंगी, आपको टोकन्स कमा के देंगी उस गेम के। फिर उन टोकन्स को मोनेटाइज किया जा सकता है, आप बेच सकते हो उन टोकन्स को प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ब्लॉकचेन्स के ऊपर या फिर एक्सचेंजेस के ऊपर भी। तो ये कन्वर्जन आपको सारी व्हाइट पेपर्स में नजर आ जाती है जब भी कोई गेम या प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। तो वहां से आपको क्लैरिफाई हो जाता है कि इस गेम के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, कॉन्सेप्ट का भी पता चल गया और आपको ये भी पता चल जाता है कि मैंने इस गेम की एनएफटीज क्यों परचेज कर रही है और कौन सी एनएफटी इसमें ज्यादा यूज होने वाली है जिसको लोग भी परचेज करेंगे आगे। तो आप उनकी एनएफटी बाय करना शुरू कर देते हो, एंड द मोमेंट दैट गेम इज लॉन्च्ड तब वो लोग उनको यूज करना शुरू कर देते हैं, आपकी एनएफटीज को यूज करते हैं और वो एनएफटीज आपको पैसा कमा के देती हैं। दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस ऑफ एनएफटीज इन गेम्स। आपने पिस्टल ले ली एनएफटी, इवन यहां पे आप एनएफटीज, एक गेम की एनएफटी दूसरी गेम में भी लेके जा सकते हैं। ये मेटावर्स ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक गेम में लॉग इन किया तो दूसरी गेम में लॉग इन दोबारा से करना पड़ेगा। मेटावर्स इज गोना बी सच अ थिंग जहां पे आपको एक ही बार अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी से लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेटावर्स में, जिसने भी मेटावर्स क्रिएट किया है उसी के मेटावर्स में जा सकते हो, अपनी आईडी दिखा के, मेटावर्स आईडी दिखा के उसमें एंटर कर सकते हो और उसमें आप यूनिवर्सली एंड ग्लोबली कोई भी एनएफटी लेके आ सकते हो। आज की डेट में एनएफटीज ब्लॉकचेन बेस्ड हैं अभी, कि एक जो गेम मान लो सोलाना बेस्ड है, दूसरी गेम एथीरियम बेस्ड है, तो आप एथीरियम की गेम में एथीरियम वाली एनएफटी यूज कर सकते हो, सोलाना वाली में सोलाना वाली। लेकिन टेक्नोलॉजीज और ज्यादा अभी आगे आ रही हैं, क्रॉस लिंकिंग हो रही है, सोलाना की गेम में एथीरियम की एनएफटी, एथीरियम में सोलाना की। ये दिस वर्ल्ड इज गोना बी सो वास्ट कि शायद मैं 2 मिनट में 5 मिनट में आपको नहीं बता पाऊंगा। दिस इज गोना बी सच अ बिग वर्ल्ड। तो हम कंक्लूड करते हैं इस गेमीफाई वाले टॉपिक को। नेक्स्ट इज हम और कौन सा यूज केस डिस्कस कर सकते हैं इसका, एनएफटी का। लेट्स से मैंने आपको बोला कि मूवीज, आज की डेट में मूवी ब्रिज पाथ फॉर डिफरेंट वर्ल्ड्स। डेफिनेटली वंशी, दिस इज गोना बी अ ब्रिज पाथ फॉर डिफरेंट वर्ल्ड्स। एनएफटीज आपकी रियल वर्ल्ड वाली चीजों को मेटावर्स में लेके जा सकती है, मेटावर्स वाली चीजों को कनेक्ट कर सकती है रियल वर्ल्ड में। बड़ा कुछ आगे आने वाले टाइम में आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और बात करें अगर अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला वर्ड शायद निकल जाएगा हमारी डिक्शनरी में से अगर हम सारे इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करना शुरू कर दें। और गवर्नमेंट को सिर्फ ध्यान देना चाहिए आज की एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन दो चीजों के ऊपर अगर इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ध्यान देती है ना, तो सारा का सारा इकोसिस्टम सही हो जाएगा। राइट? तो हम बात कर रहे हैं एनएफटी का एक लास्ट यूज केस और डिस्कस कर लेते हैं। आज अगर हम बात करते हैं मूवीज की, तो मूवीज पायरेट होती हैं, कॉपी होती हैं। मूवीज जिन्होंने बनाई होती है वो तड़पते रहते हैं कि भैया हमें और ज्यादा बिजनेस आ सकता था अगर ये पायरेटिंग वाला प्रोसीजर सिस्टम ना चल रहा होता। सॉन्ग्स आते बाद में, पायरेट पहले ही हो जाते हैं। तो उसके लिए बड़े सोल्यूशन निकलते रहे हैं टाइमली, लेकिन कोई भी सोल्यूशन वर्दी अभी तक नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन इज द सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अगर एनएफटी की फॉर्म में, आज काफी सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि यार ये गाना तो मैंने लिखा था, ये भाई साहब ने चोरी करके मेरा गाना बना लिया, लेकिन क्लेम नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होता उसके पास। पेपर दिखाएगा वो ज्यादा से ज्यादा, तो पेपर तो कुछ भी प्रूव हो जाएगा कि ये तो कल लिखा जाए इसने। लेकिन एनएफटी की फॉर्म में उस बंदे को सोल्यूशन मिल गया जिसने खुद एक क्रिएशन की। क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन है, दिस इज अ बूम टू क्रिएटर्स। एनएफटी की फॉर्म में अगर आपने आज कोई चीज रजिस्टर कर दी है, कल को आप उसको क्लेम कर सकते हो कि दिस थिंग वाज रिटन बाय मी, दिस थिंग वाज क्रिएटेड बाय मी। यू कैन क्लेम दैट थिंग इन योर ब्लॉकचेन कि ये प्रूफ है मेरे पास, ब्लॉकचेन में ये स्टैम्प्ड एंट्री है उस दिन की इस टाइम स्टैम्प के साथ। और ब्लॉकचेन मुंह फाड़ के बोल रही होगी कि हाँ जी ये इसी बंदे की एंट्री है। तो ये काफी सारी और चीजों का सोल्यूशन है। जो रजिस्ट्री वाला, जो हमने लैंड रजिस्ट्रीज की बात की, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर लेती है तो दिस इज गोना बी अ बूम विद दिस यू कैन से लैंड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो बड़े सारे यूज केसेस हैं। अगर आप सिंपली सोचना ही शुरू कर दोगे तो 6 महीने आपको
आइडियाज बनाने में लग जाएंगे कि ये भी आइडिया है, ये भी आइडिया है। मैं सोचता था पहले ऐसे भी, बड़े आइडियाज हैं मेरे पास भी। सो नेक्स्ट, आई थिंक आपको काफी हद तक एनएफटी के बारे में समझ लग गई। अगर लग गई तो प्लीज टाइप अ यस विद मी ताकि मैं आगे चल पाऊं। आई एम वेटिंग फॉर योर यस। थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू विवान, थैंक यू वंश, थैंक यू सो मच। सो हम आगे चलते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर कि एनएफटी इंडस्ट्री में कलेक्शंस जो आपने एनएफटी की फॉर्म में कर ली। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। तो ठीक है, आपको एनएफटी के बारे में समझ लग गई। अब हम चलते हैं आगे कि एनएफटीज को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको ले सकते हैं, कैसे उनको बेच सकते हैं, कैसे अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमें कोई भी चीज खरीदनी हो, बेचनी हो, तो हमें उसकी मार्केट प्लेस में जाना पड़ता है। तो एनएफटी के लिए भी अलग अलग मार्केट प्लेसेस बनी हुई हैं। बाई हैंडमेड आर्ट को डिजिटल एनएफटी में कैसे बदलें? डेफिनेटली। तो सर रॉयल जी, आपका नाम रॉयल दिख रहा है मेरे को। तो रॉयल जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। डेफिनेटली हम अपने हैंडमेड आर्ट को एनएफटी में क्रिएट कर सकते हैं कि हैंडमेड आर्ट की एक इमेज खींच के, फोटो खींच के आप उसको एनएफटी की फॉर्म में डाल सकते हो। अगर तो आप उस एनएफटी हैंडमेड आर्ट को डिजिटलाइज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। आप उसको डिजिटल फॉर्म में अगर क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। नहीं, अगर आपने पेंटिंग बनाई है, आपका आर्ट, आपका जो कैलिबर है, जो आपके पास स्किल है, वो हैंडमेड पेंटिंग की है, तो आप उसकी जस्ट एक इमेज बनाओ, एक जेपैग की फॉर्म में इमेज को अपलोड करो, मिंट करो उस एनएफटी को, और उसको आप आगे सेल कर सकते हो। स्कैन इट एंड अपलोड। डेफिनेटली वंश जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हो या फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के प्रोसेस को हम मिंटिंग बोलेंगे, जो हम अगले वाले स्टेप में समझने जा रहे हैं। थैंक यू टू रॉयल जी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की, विच इज हाउ टू मिंट योर एनएफटीज, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये बड़ा छोटा टॉपिक है, वैसे बड़े आराम से आपको समझ लग जाएगा। इससे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए थे। अभी आपने जो बेसिक्स जान लिया, उसके लिए आप एनएफटी मिंट बड़े आराम से कर सकते हो। जस्ट अ मैटर ऑफ 5-10 मिनट्स ओनली। अगर आपके पास ब्लॉकचेन की और क्रिप्टो करेंसी की इन्फो, अगर तो आपका क्रिप्टो अकाउंट कोई बना हुआ है, किसी एक्सचेंज पे आपका अकाउंट है, कोई वॉलेट आपने बना के रखा हो, फिर तो 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है। लेकिन अगर आपने कोई वॉलेट नहीं बना के रखा अभी तक, तो मैं उसके लिए अभी बताने लगा हूं आपको। 17:38, अभी हमारा आधा घंटा निकल चुका है भाई। 10 मिनट में आपको अगले वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते ताकि ज्यादा टाइम ना लें हम इस टॉपिक पे। तो हाउ टू मिंट एनएफटी जल्दी से समझते हैं। इसके लिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपके साथ। लेट्स से शेयर द स्क्रीन। कहां से करनी है? मोर, शेयर स्क्रीन। तो भाई बता दीजिएगा आपको अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है तो। इज इट विजिबल? थैंक यू सो मच। ओके, अभी हम समझते हैं कि कैसे हम एनएफटीज मिंट करेंगे। मैंने आपके लिए ओपन सीक खोल लिया है पहले से ही। आप मेरे से बात कर रहे थे और मैंने ओपन सीक खोल लिया। अब मैं ओपन सी के मेन पेज पे आ जाता हूँ। OpenSea.io करके है ये मेन पेज, इसका होम पेज। द मोमेंट यू विल ओपन दिस पेज, साथ साथ में आपको भी देखते रहें। द मोमेंट वी ओपन दिस पेज, हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस तरह से नहीं आएगा, वैसे ये ब्लैंक ही नजर आ रहा है अभी। थोड़ा अलग तरह से नजर आएगा जैसे अभी आने वाला है। ओके, हियर वी गो। क्रिएट की ऑप्शन आपको सबको यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे भी है, लेफ्ट सेंटर में भी, और एट द टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको, अप्रोक्सीमेटली कॉर्नर ही है, तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है क्रिएट। वी आर गोना क्लिक दिस ऑप्शन। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे हम। सो दिस इज द क्रिएशन स्क्रीन। यहाँ पे सीधा इसने क्रिएट खोल दिया, लेकिन आपके सामने डायरेक्ट क्रिएट नहीं खुलने वाला। क्यों? क्योंकि ये एट द राइट टॉप राइट कॉर्नर आपको एक और ऑप्शन नजर आ रही है। दिस इज एन ऑप्शन टू कनेक्ट योर वॉलेट विद दिस एक्सप्लोरर।
थोड़ा सा और समझ लें जो बेसिक है इस चीज़ का, वॉलेट के बारे में भी मैं समझाना चाहूँगा। इसके लिए भी एनएफटी बनाने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्या है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी होनी चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, एक एक्सचेंज का या एक वॉलेट का, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं। Yes, definitely I suggest MetaMask, and I strongly suggest MetaMask, क्योंकि दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट्स। जैसे कि OpenSea बेस्ट है, इसी तरह मैं MetaMask को भी वॉलेट्स में बेस्ट गिनता हूँ। MetaMask या ट्रस्ट वॉलेट, ये दोनों बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, और इसका एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। जैसा कि अभिनव जी बोल रहे हैं यहाँ पे, MetaMask में अगर आपका अकाउंट है तो दिस इज अ हॉट वॉलेट, जो मैंने अपने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। वॉलेट्स के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, लेकिन आज के लिए इसको छोटा करने के लिए इस वीडियो को मैं सिंपली आपको बताता हूं। जिन जिनको वॉलेट के बारे में पता है या जिनको नहीं पता, सिंपली वो टाइप करें यहाँ पे, जिनको पता है वो रहने दें। ये मेरे लिए थोड़ा और ईज आउट हो जाएगा। वेरी गुड अभिनव जी, थैंक यू। जिसको नहीं पता सिर्फ वो लिखे कि मुझे वॉलेट के बारे में नहीं पता, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज इसको स्किप करते हैं इस टॉपिक को। गुड। तो मुझे लग रहा है कि वॉलेट के बारे में सबको पता है, हैव अ बेसिक आइडिया। नो इश्यूज निशांत जी, बेसिक आइडिया ही काफी है इसमें। तो आपका एक वॉलेट अकाउंट होना चाहिए, और वॉलेट में आपको मैं सिंपली ये बोलूंगा कि एक कीवर्ड फ्रेज रहता है वॉलेट में। अगर कोई वॉलेट अपना क्रिएट कर रहा है तो वो फ्रेज प्लीज अपना संभाल के रखिएगा। उसको कोई भी डिजिटल मीडिया पे अपलोड मत कीजिएगा, उसको पेपर पे लिख के अपने सेफ में रख लीजिए, तिजोरी में रख लीजिए, या जो भी आपकी सिक्योर्ड जगह है उसमें रख लीजिए, और वो चीज आपकी कहीं पे डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ 16 वर्डेड फ्रेज, 16 वर्ड्स की फ्रेज रहेगी, वो आपका पासवर्ड है एक तरह से, ग्लोबल पासवर्ड। इसको फॉरगेट नहीं करना। बाकी चीजों में तो फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो उसको रिकवर कर लेते हैं, ये नॉन रिकवरेबल होता है। तो एनीवेज हम आगे मूव करते हैं। तो आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए जिसमें आपकी एनएफटी जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ब्लॉकचेन के ऊपर जाने वाली है, उस ब्लॉकचेन की करेंसी आपके पास थोड़ी बहुत पड़ी होनी चाहिए। अगर मैं ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इस सेंटेंस से तो इसको और डीपली समझ लीजिए। एनएफटी जब आपने बनानी है तो एनएफटी बनाने के लिए आपको ये चूज करना पड़ता है कि आपकी एनएफटी कौन सी करेंसी में मिंट होने जानी है। कि आपने जो एनएफटी बनानी है उसको आप एथेरियम में पैसा लेना चाहोगे या देना चाहोगे, या सोलाना में। जितनी भी ये ब्लॉकचेन्स बनी हुई है किसी भी ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। सोलाना इज देयर, एथेरियम इज देयर, दिस क्या उसको बोलते हैं जो मेन है हमारी फादर ऑफ द मदर ऑफ द ब्लॉकचेन, बिटकॉइन में देना चाहो। उसके बाद पॉलीगॉन, मैटिक, डेफिनेटली रॉयल जी, थैंक यू। तो किसी में भी जिसमें भी आपने मिंट करनी है वो ऑप्शन चूज कर सकते हो आप अपने मेटामास्क से। अगर मेटामास्क उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा होगा तो डेफिनेटली आप उसको चूज कर सकते हैं। इवन बीएनबी इज ऑल्सो देयर, बनास एनएफटीज भी बन जाती है बनास की क्या नाम है ब्लॉकचेन के ऊपर भी। तो हम बात करते हैं, आपके पास एक सिर्फ मेटामास्क या कोई वॉलेट होना चाहिए, सॉफ्ट वॉलेट या हॉट वॉलेट, और साथ में आपके पास कुछ वैल्यू करेंसी की पड़ी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गैस फी जो यूज होनी है। गैस फी क्या है? जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी क्रिएट करोगे तो वो प्लेटफॉर्म आपसे एक छोटी सी फी चार्ज करेगा उसको अपलोडेड रखने की, and that fee will be in the form of that particular cryptocurrency जिसके ऊपर आप, जिसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आप वो एनएफटी क्रिएट कर रहे हो। अगर हम ओपन सी में मान लो एथेरियम बेस्ड एनएफटी बनाने जा रहे हैं तो उसकी गैस फी आपको एथेरियम में पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक बड़ा टिप है साथ में कि जब भी आपने एनएफटी अपलोड करनी है, ट्राई कीजिए कि उस दिन उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का रेट अगर कम होगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी ये चीज। आपका गैस फी भी कम चार्ज होगा क्योंकि उस करेंसी का रेट कम है। पॉलीगॉन नॉट चार्ज गैस फी। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पॉलीगॉन चार्ज नहीं कर रहा अभी अपनी फी, गैस फी। और चार्ज नहीं कर रहा का मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज ही नहीं करेगा। वैसे रॉयल जी इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। वो कहते हैं कान ऐसे नहीं पकड़ो, सीधा नहीं पकड़ो, घुमा के पकड़ लो, वैसी बात होती है यहाँ पे। तो डेफिनेटली उसमें स्टार्टिंग पे चार्ज नहीं होता, लेकिन उसमें जो आफ्टर फी लगती है वो थोड़ी ज्यादा लग जाती है आपकी।
आफ्टर फी का मतलब ये है कि लेट से आपने आज कोई एनएफटी अपलोड कर दी, मिंट कर दी, उसके बाद आप बोलते हो कि मैंने इसकी वैल्यू रखी है 10 पॉलीगन या 10 मैटिक, मैटिक इज द करेंसी ऑफ पॉलीगन, तो आपने उसकी वैल्यू रख दी मान लो 50 मैटिक या 10 मैटिक, तो उसमें वो प्लेटफॉर्म बोलेगा कि जब ये आपकी 50 मैटिक में सेल होगी तो इसका इतने % मेरे को रॉयल्टी भी आनी चाहिए, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे साथ में, तो वो रॉयल्टी की फॉर्म में आपसे बाद में ले लेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे। तो आप आई थिंक समझ गए हो इस कॉन्सेप्ट को भी। तो आपने समझ लिया कि आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए और साथ में वॉलेट का अकाउंट क्रिएट पहले से होना चाहिए। अब आते हैं वापस अपनी ओपन सी वाली स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से आप वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरा कनेक्टेड है, ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है। अगर आप कहते हो कि आपको इसके बारे में समझना है कि हाउ टू कनेक्ट योर वॉलेट ऑल्सो, तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा समझा सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं आगे मूव करूंगा। काइंडली गिव मी द मैसेज कि मुझे ये समझाना है या नहीं, आगे क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं या नहीं, येस और नो? शुड आई एक्सप्लेन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, तो आपको आई थिंक पता है ये सब कैसे कनेक्ट करना है। तो आपने अपना वॉलेट कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ पे आपने अगर उसमें फंड्स भी रखे हुए हैं, फंड्स आप एक्सचेंज से भी कॉल कर सकते हो या कहीं से भी आपके दूसरे किसी वॉलेट में पड़े वहां से भी कॉल कर सकते हो, एथीरियम की फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। 0.0783 एथीरियम मेरे पास पड़े हैं, विच हैज अ वैल्यू ऑफ अराउंड 230 यूएसडीज, 230 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की वैल्यू रखते हैं ये। तो अब यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। क्रिएट अ न्यू आइटम, क्रिएट अ न्यू आइटम में सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है इमेज, वीडियो, ऑडियो और 3D मॉडल। जैसा कि अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप एनएफटी किस फॉर्म में बना सकते हो, इमेज की फॉर्म में भी बना सकते हो, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो या 3D मॉडल की फॉर्म में भी बना सकते हो, और आपकी जो फाइल टाइप्स हैं वो यही होनी चाहिए, इसके अलावा और नहीं कोई होनी चाहिए। जेपेग, पीएनजी, जिफ एंड ऑल दैट, ये सब आप यहाँ से स्टडी करके अपलोड कीजिएगा। फाइल इन्हीं फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका मैक्सिमम साइज शुड नॉट एक्सीड 100 MB, 100 MB से नीचे नीचे की फाइल होनी चाहिए जो आप अपलोड करने जा रहे हो। तो यू नीड टू क्लिक ओवर हेयर, इस एरिया में आपको क्लिक करना है, तो आपकी लोकल स्क्रीन खुल जाएगी। आपने क्या करना है, लेट से मैंने ये कुछ बना के रखी हुई है, तो मैं इसको किसी एक को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो इसका नाम हमने कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट से मेटा सेंटा। मेटावर्स में जो हमारे सेंटा जी आएंगे तो इस तरह से दिखेंगे वो, तो इसका नाम हमने रख दिया इस एनएफटी का मेटा सेंटा। तो ऐसी एनएफटी वैसे मैं पहले मिंट कर चुका हूँ एक, ऑलरेडी आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। तो दिस यहाँ पे नेम, यहाँ पे स्टार जहाँ पे लगा है वहां पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो जो चीज के साथ स्टार लगा है वो मैंडेटरी है, आपको वो चीज यहाँ पे टाइप इन करनी पड़ेगी। देन इज द एक्सटर्नल लिंक। हो सकता है आपकी एनएफटी जो है, जो आपकी इमेज वहां पे दी है या वीडियो दी है, वो लोकल कंप्यूटर पे ना होके किसी क्लाउड कंप्यूटर पे पड़ी होगी या किसी और के सर्वर पे पड़ी होगी क्लाउड पे। तो उसको अगर ऐसा है तो आपने, या कोई आपने लैंडिंग पेज बना रखा है अपनी एनएफटी का, तो आपको उस लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पे देना होगा बस। तो ये ऑप्शनल है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो डेफिनेटली। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर बताना चाहूंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनएफटी। अगर आप बिना डिस्क्रिप्शन ऐड किए आगे चल पड़ोगे तो आपकी एनएफटी को कोई वैल्यू नहीं करेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि काहे के लिए बनाई है आपने एनएफटी, समझेगा कि हमें अपना टाइम पास करने के लिए किसी ने एनएफटी बना दी है। तो आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं एनएफटी के बताने पड़ेंगे यहाँ पे कि क्यों आपने अपलोड की, इसके ये यूज केसेस हैं, मेटावर्स में ये यूज होने वाली है या कहाँ पे यूज होने वाली है, या आपको उसकी यूनिकनेस बतानी होगी कि ये मेरे पास वन ऑन द ओनली पड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में, मेरे पास ही है सिर्फ इस यूनिवर्स में, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन इज द कलेक्शन। अब ये कलेक्शन मैंने पहले से बना के रखी हुई है, अगर आपने कलेक्शन भी बनानी हो तो उसके लिए भी आपको कलेक्शन बनाना आता है या एक्सप्लेन करूं? कलेक्शन, शुड आई एक्सप्लेन द कलेक्शन, हाउ टू क्रिएट अ कलेक्शन? येस और नो? प्लीज एक्सप्लेन। ओके, अभिनव जी काइंडली एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम
ये जो ग्रीन कलर का आइकन आपको विजिबल है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रही है माई कलेक्शंस। माई कलेक्शंस पे क्लिक कर देंगे। तो ये माई कलेक्शंस आपके सामने खुल गया। कलेक्शन में क्रिएट अ कलेक्शन पे क्लिक है। ऑलरेडी मैंने एक कलेक्शन बना के रखी हुई है। तो कलेक्शन का मतलब क्या है कि आपने सपोज एक एनएफटी आर्ट वाली बना के रखी हुई है, एक एनएफटी आप चाहते हो यूज केस वाली बनानी है, एक कोई पर्टिकुलर आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसकी एनएफटीज बनानी है, तो आप यहाँ पे अलग अलग एनएफटी कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट अ कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कलेक्शन का लोगो पूछेगा, क्या लोगो रखना है। इसमें भी आपको एक अपने डिजाइनर से या हाथ से कुछ क्रिएट करके यहाँ पे आप उसका एक लोगो बना के दे देंगे जो आइडेंटिफाई करेगा आपकी कलेक्शन को। तो कुछ भी यहाँ पे दे दिया, लेट से मैंने ये दे दिया। देन फीचर्ड इमेज, ये वो इमेज है जब भी आपकी कलेक्शन लिस्ट होगी इसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इस इमेज की फॉर्म में जो भी इमेज आप यहाँ पे रखोगे इस फॉर्म पे लिस्ट वहां पे वो शो करेगा आपकी, जो भी आपने क्रिएटिव यहाँ पे। इसमें आप उस क्रिएटिव के अंदर तकरीबन डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट किस लिए है। क्रिएटिव की फॉर्म में इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन मतलब क्रिएटिव के अंदर एम्बेड कर सकते हो अपनी डिस्क्रिप्शन। तो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा। साइज इसका दिया होगा, यहाँ पे ये लिखा है 600 बाय 400 पिक्सल्स की ये इमेज रहेगी। इसकी रेशो मतलब 600 बाय 400 की रहेगी, चाहे वो पिक्सल्स में करो चाहे वो इंचीज में करो। 600 बाय 400 की इमेज क्रिएट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ये बैनर इमेज है, ये कभी भी ये प्लेटफॉर्म अपनी अगर एडवर्टीजमेंट करेगा आपकी एनएफटी की तो इस फॉर्म में करेगा, बैनर की फॉर्म में। ये भी आप एक कैची सा बैनर बना सकते हो अपनी एनएफटी का। देन इज द नेम, आपको अपनी कलेक्शन का नाम क्या रखना है, उस कलेक्शन का नाम यहाँ पे दोगे। देन इज अगेन द यूआरएल, जो आपने कोई अगर लैंडिंग पेज बना के रखा हो उस कलेक्शन का, आप उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ तो यस कर दीजिए। डन, यस, थैंक यू सो मच अभिनव। और सेशन लंबा ना करते हो इसको खत्म करते हैं, वापस आ जाते हैं हम। तकरीबन एंड पे पहुंचने वाले हैं अभी। तो ये माई कलेक्शन से भी वापस आ जाए। ओपन सी कहाँ गया हमारा, वेट। तो यहां तक हम पहुंच गए थे। कलेक्शन आपने समझ लिया। प्रॉपर्टीज में आपको उसके सारे एट्रीब्यूट्स डालने हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स वाले केसेस हैं, ऑप्शनल हैं। जो जो आपको अपनी एनएफटी के लिए अप्रोप्रिएट लगेंगे वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। एक्सप्लिसिट कंटेंट तो नहीं है, कोई सेंसिटिव कंटेंट तो नहीं है, येस है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए। कोई जैसे आप कुछ एनएफटी होती हैं जो आप कह सकते हो लीगल नहीं है यहाँ पे। अगर हम 18 साल से नीचे वाली एज में एडल्ट कुछ कंटेंट हो तो आप इस तरह को इसको सिलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है। सप्लाई कितनी है, आपने एक एनएफटी देनी है या मल्टीपल देनी है। अब यहाँ पे बात होगी रीजनरेटिव एनएफटीज की भी और मल्टीपल एनएफटीज की भी। मल्टीपल एनएफटी अगर हमने देनी हो तो यहाँ पे फ्री वाली नो गैस फी के साथ एक ही है यहाँ पे एनएफटी, तो ये एक वाला ही कॉलम खुला है। अगर आपने मल्टीपल एनएफटी बनानी हो तो उसके लिए मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूंगा। जैसे कि मिंटेबल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप मल्टीपल एनएफटीज बना सकते हो। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ लेयर्स ओनली। आपको 10 15 20 लेयर्स बनानी है सिर्फ। वो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उन लेयर्स को कंबाइन करके 15 20 एनएफटीज की आपकी हजारों में एनएफटीज क्रिएट कर देगा, जो कि यूनिक होंगी, अपने आप में यूनिक होंगी। किसी की टोपी अलग है, किसी की मूछें अलग है, किसी जो जो लेयर्स की फॉर्म में आपने ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, मूछों को एक लेयर बना के रख दिया, टोपी को लेयर बना के रख दिया, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ। तो ये चीजें अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग टॉपिक हो सकता है फिर से, अदरवाइज ये टॉपिक घंटा और ले लेगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल एनएफटीज भी बना के रख सकते हो। द मोमेंट यू आर कंप्लीट विद ऑल दिस थिंग्स, नीचे क्रिएट की ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी, आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है एंड योर एनएफटीज ऑन योर एनएफटीज अपलोडेड। उसके साथ ही एक ऑप्शन और आनी शुरू हो जाएगी सेल की एनएफटी की। आपने उसका फिक्स प्राइस रखना है या आपने उसको ऑक्शन पे डालना है। तो एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी मर्जी से वहां पे एज पर योर चॉइस ऑल्सो अपनी मर्जी से
कोई भी ऑप्शन चूज करके जितना आपको रेट चाहिए आप रख सकते हो उसका। इसमें छोटी सी चीज और बता दूं, द मोमेंट वो आपके सामने, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस लगेंगे तो अल्टीमेटली मेरा 8-9 हज़ार रुपया चला जाएगा, ये सिर्फ इतने से सेशन के ऊपर ही, और जो कि मैं बड़े आराम से आपको वैसे ही समझा सकता हूँ। तो मैं जरूरी नहीं समझा कि एक और एनएफटी अपलोड करूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास कोई अच्छी एनएफटी पड़ी होती तो शायद वो भी कर देता। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर रहेगी कि आपको अपनी फीस रखनी है कुछ। इसमें क्या, अपनी फीस का मतलब ये है हाउ टू प्राइस इट। निशांत जी, प्राइस जैसे ही आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर दोगे ना, तो पूछेगा कि आपने इसको सेल करना है या ऑक्शन पे डालना है, किस करेंसी में डालना है। एथीरियम में ऑब्वियसली बनाई है तो एथीरियम पे ही डालोगे, आप एथीरियम ही डिमांड करोगे उसके लिए। अगर सोलाना पे डाली होगी सोलाना डिमांड करोगे। तो जब आप उसको अपलोड कर दोगे तो ये पूछेगा कि कितने का करना है। आप बोलोगे लेट्स से कि मैंने 10 एथीरियम का करना है। मैं अपनी एक एनएफटी आपको दिखाता हूँ, वो मैंने 7 एथीरियम पे अपलोड करी हुई है, लेकिन उसमें मैंने लिखा है कि अगर ये 7 एथीरियम की बिक जाती है तो 2.5% ऑफ द टोटल फी, जो भी मेरी 7 की अगर बिकेगी तो उसका 2.5% इस प्लेटफॉर्म को चला जाएगा, जो कि क्या नाम है इसका, ओपन सी को चला जाएगा। और खुद भी अपनी फीस रखी है जिसको मैं रॉयल्टी बोलता हूँ। रॉयल्टी का मतलब है कि अगर जब भी वो एनएफटी आपकी कहीं पे भी बिकेगी, लेट से आपने क्रिएट की, आपने मिंट की, उसके बाद वो एनएफटी पार्टी ए ने खरीद ली, पार्टी ए ने आपको 10 मैटिक दे दिए अगर आपने मैटिक में बनाई है तो। अब पार्टी ए के बदले 10 मैटिक के बदले 2.5 मैटिक ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म को चले जाएंगे। वेदर 1 एथीरियम और 10 एथीरियम, आई मेंट व्हाट्स द मिनिमम प्राइस टू कीप। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इतना मिनिमम प्राइस रखना है। आप कुछ भी मिनिमम रख सकते हो, कुछ भी मैक्सिमम रख सकते हो। आप उसका प्राइस 0.001 एथीरियम भी रख सकते हो। हाँ, वो प्राइस मिंटेबल होना चाहिए, वो प्राइस डीलेबल होना चाहिए कि पता चले कि एक्सचेंज से इतना छोटा आपने प्राइस रख दिया कि वो कहता है इतने की तो मैं डील ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्राइस होना चाहिए जो आपका मिनिमम डीलिंग अमाउंट का प्राइस हो किसी भी एक्सचेंज का या वॉलेट का। तो कुछ भी अमाउंट रख के आप, आपकी मर्जी है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या बोला था, नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ही ये है कि वैल्यू आपने ऐड की है उसमें तो प्राइस भी आपका ही रहने वाला है। इसमें आपने वैल्यू दी है तो आपका प्राइस रहेगा। आप बोलते हो कि मैंने 2 करोड़ की रखनी है, 2 करोड़ की रख लो। आप बोलो मैंने 20 करोड़ की रखनी है, वैल्यू 20 की रख दो। आप बोलो मुझे 1 लाख की रखनी है, 1 लाख की रख दो। या 2 रुपए की भी, 2 रुपए की नहीं पॉसिबल है शायद, तो कम से कम $1 की तो रखोगे उसको। तो वैल्यू आपकी डॉलर्स में नहीं, उस क्रिप्टो करेंसी में आएगी जो आपने ट्रांसफर की है वहां पे एथीरियम में। तो आप उसको कन्वर्ट जरूर कर सकते हो कि यार अगर मैं एक एथीरियम लिखूंगा तो मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास बन जाएगी, तो मुझे तो सिर्फ बेचनी है 20,000 की। तो आप प्रोपोर्शनेटली वैल्यू उसकी कैलकुलेटर पे कन्वर्ट करके 0.00 समथिंग जितने भी एथीरियम आएगी वो वैल्यू रख सकते हैं उसकी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ द थिंग। अब आप उसको ऑप्शन पे डाल सकते हो। मैं जो चीज बताने वाला था वो समझ लीजिए कि अगर आपने उसकी वैल्यू रखने टाइम पे साथ में वहां पे बताया कि मुझे उसकी कुछ रॉयल्टी भी चाहिए, तो रॉयल्टी का मतलब ये रहेगा कि अगर आपने, आपकी एनएफटी एक पार्टी को बिक गई, उस पार्टी को जब भी बिकेगी 2.5% फी तो सीधा प्लेटफॉर्म को चली जाएगी, जितना भी आपको मिलेगा उसमें से। और अगर आपने उसमें लिख दिया है कि मुझे 10% फीस हर बार अपनी भी चाहिए, तो उसका मतलब ये रहेगा, एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपनी रॉयल्टी भी चाहिए, आप लिखोगे लेट से 5%, 10%, जो भी आपको चाहिए। तो जब जब भी वो एनएफटी आपकी कहीं पे भी बिकेगी, चाहे आपकी अगले वाली पार्टी किसी और अगली पार्टी को बेच देती है, आपको जितने की भी वो बिकेगी उसका जो परसेंटेज आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है वो हमेशा आपकी आईडी पे साथ में आता रहेगा, आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली पहुंचता रहेगा, क्योंकि एनएफटी इज बीइंग क्रिएटेड बाय यू। क्रिएशन आपकी है, मिंट आपने की है, इसलिए उसकी रॉयल्टी आपको मिल सकती है अगर आप चाहो तो। ये ऑप्शनल है चीज, अगर नहीं चाहते तो नहीं मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनएफटीज। अब मैं आपको अपनी एक एनएफटी दिखा देता हूं जो मेरे कलेक्टिबल्स में शायद नजर आ जाएगी, दिस। अब ये एनएफटी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी और इस एनएफटी का प्राइस लेट से मैंने 7 एथीरियम रखा हुआ है। दिस हैज बीन लाइक बाय 2। इसका मैं आपको लिंक भी भेज देता हूं अगर आपको चाहिए। तो द मोमेंट मैं आपको लिंक भेजूंगा इसका,
तो आप भी इसको लाइक कर सकते हो। हाँ, किसी की मर्जी हुई इसको 7 इथेरियम में खरीदने की तो मैं उसको वेलकम करूंगा और थैंक्स भी बोलूंगा बड़ा सा यहाँ पे पब्लिकली। मजाक कर रहा हूँ भाई, जानबूझ के खरीदना ना शुरू कर देना, अगर अच्छी लगेगी तो जरूर खरीद लेना। लेट मी फाइंड आउट द लिंक फॉर दिस। ये है कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक अपना। यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, मेरी वाली एनएफटी को भी। So this is all about the NFT. I'm gonna stop my screen sharing now. Stop sharing. I'm again in front of you. Thank you so much for hearing me, for listening to me for such a long time. तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पता चल गया होगा कैसे एनएफटी मिंट करनी है, कैसे बाय करनी है, कैसे सेल करनी है, आपको सब यहाँ पे पता चल जाएगा। और इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी तरह के, यू कैन कनेक्ट मी एट द अबव एड्रेस जो क्रिएटर टीम ने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है। वुड लव टू नो द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मल्टीपल एंड मेक मोर एनएफटी। डेफिनेटली मल्टीपल एनएफटी में आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया मिंटेबल, अदरवाइज आपको इसके ऊपर भी सेशन लेना हो तो मैं सेशन इसके ऊपर भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में जल्दी बनाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स टू क्रिएटर टीम ऑल्सो। साइनिंग ऑफ, अमित मदान।